स्वागत है। आज हमारे हाथ में पटना हाई कोर्ट रेगुलर मजदूर भर्ती 2025 के लिए एक स्किल टेस्ट की तैयारी वाली गाइड बुक है। और सच कहूं तो पहली नज़र में ये किसी भी आम सरकारी भर्ती की गाइड जैसी ही लगती है। लेकिन जब हमने इसे पढ़ना शुरू किया तो लगा कि ये सिर्फ एक गाइड नहीं बल्कि एक कोड है। एक कोड जो ये बताता है कि न्यायपालिका जैसी संस्था अपने सबसे ज़मीनी स्तर के कर्मचारियों में असल में क्या ढूंढती है। आपने कोड शब्द का इस्तेमाल किया है और ये बिल्कुल सही है। ये गाइड बुक इस बात का खुलासा करती है कि ये भर्ती सिर्फ काम करने वालों की नहीं है। ये तो एक खास तरह के व्यवहार और अनुशासन वाले लोगों को चुनने की एक पूरी प्रक्रिया है। हमारा काम आज इसी कोड को क्रैक करना है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। ये स्किल टेस्ट क्या है, इसमें जो काम करवाए जाते हैं उनके पीछे का असली मकसद क्या है, और सबसे ज़रूरी बात, वो परीक्षक जो सामने बैठा सब देख रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ हाथ के काम का टेस्ट है या उससे कहीं ज्यादा दिमाग और व्यवहार का। और इसी समझने के लिए हम पहले टेस्ट के असली उद्देश्य को देखेंगे और उससे जुड़े कुछ आम भ्रमों को तोड़ेंगे। फिर हम रोजमर्रा के कामों जैसे सफाई और फाइलों के रखरखाव उनकी बारीकियों में उतरेंगे। इसके बाद हम ड्राइविंग या बागवानी जैसे खास कौशलों पर बात करेंगे और अंत में उस हिस्से पर आएंगे जो इस पूरी परीक्षा की नींव है, शिष्टाचार और अनुशासन। चलिए तो फिर इस कोड को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहली बात, ये स्किल टेस्ट 30 अंकों का है और पास होने के लिए 12 अंक चाहिए। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर सवाल ये है कि ये 12 अंक मिलेंगे किस बात के? क्या सबसे तेज झाड़ू लगाने के या सबसे ज्यादा वजन उठाने के? गाइड में 20-25 किलो वजन उठाने का जिक्र भी है। और यहीं से ये मामला ना दिलचस्प होना शुरू होता है। गाइड बुक साफ साफ कहती है कि इस टेस्ट का मकसद किसी की शारीरिक ताकत या कोई टेक्निकल महारत को जांचना नहीं है। वो 20-25 किलो वजन उठाना सिर्फ एक न्यूनतम योग्यता है, बस ये देखने के लिए कि उम्मीदवार शारीरिक रूप से काम करने में सक्षम है या नहीं। असली खेल तो व्यवहार का है। एक मिनट, लेकिन अगर कोई वो वजन नहीं उठा पाता है तो क्या वो वहीं फेल हो जाएगा, भले ही उसका व्यवहार कितना भी अच्छा क्यों ना हो? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, ये एक पासिंग क्राइटेरिया तो है, लेकिन परीक्षक का ध्यान इस पर नहीं टिका होता है। अगर कोई उम्मीदवार कोशिश करता है, सही तरीका अपनाता है, वजन उठाते हुए सुरक्षा का ध्यान रखता है, लेकिन बस थोड़ा सा कम रह जाता है, तो परीक्षक उसके प्रयास और तरीके को भी ध्यान में रखेगा। इसके विपरीत अगर कोई दिखावे के लिए झटके से वजन उठाता है और उसे पटक देता है, तो ताकत दिखाने के बावजूद उस पर एक नकारात्मक असर पड़ेगा। असली परीक्षा ये है, क्या उम्मीदवार दिए गए निर्देशों को शांति से सुनता है, क्या वो काम को सुरक्षा और सम्मान के साथ करता है, अच्छा। क्या उसे इस बात का एहसास है कि वो एक हाईकोर्ट परिसर में खड़ा है। अच्छा, तो ये कैसे किया गया, ये क्या किया गया से ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर गाइड में बताया गया भ्रम या मिथ्स वाली बात भी आती है। कई उम्मीदवार सोचते होंगे कि ये बहुत मुश्किल होगा। हाँ, बहुत भारी काम होगा। बिल्कुल। जबकि सच्चाई ये है कि काम बहुत सरल होते हैं, लेकिन उन्हें बहुत गंभीरता से परखा जाता है। परीक्षक ये नहीं देख रहा कि कौन कितना मजबूत है, बल्कि ये देख रहा है कि कौन कितना भरोसेमंद है। क्या इस व्यक्ति को एक बंद कमरे में गोपनीय फाइलों के साथ अकेले छोड़ा जा सकता है? क्या ये अधिकारी की अनुपस्थिति में उनके कमरे की गरिमा बनाए रखेगा? उनका सिलेक्शन माइंडसेट एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो कोर्ट के शांत, अनुशासित और गंभीर माहौल में सीमलेसली फिट हो सके। मतलब ये हुआ कि जो उम्मीदवार ज्यादा उछल कूद या जल्दबाजी दिखाएगा वो असल में अपने नंबर कटवा रहा होगा 100%। अच्छा। तेजी और दिखावा यहाँ सबसे बड़ी गलतियां साबित हो सकती हैं। शांत, स्थिर और आज्ञाकारी होना ही यहाँ सफलता की कुंजी है। चलिए इसी बात को अब प्रैक्टिकल कामों के नजरिए से देखते हैं, जैसे स्वच्छता और सफाई। इसमें सिर्फ जमीन पर झाड़ू पोछा लगाना ही नहीं है। गाइड में एक बहुत खास लाइन है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। किसी अधिकारी की मेज या पुरानी और धूल भरी फाइलों की अलमारी को साफ करना और ये ध्यान रखना कि कोई फाइल फटे नहीं। और ये एक लाइन ही इस पूरे टेस्ट का सार बता देती है। यहाँ सफाई का मतलब सिर्फ धूल हटाना नहीं है, इसका मतलब है संस्था की संपत्ति का सम्मान करना। जब कोई उम्मीदवार उन पुरानी फाइलों को साफ कर रहा होता है, तो परीक्षक ये देखता है कि क्या वो उन्हें बस एक कपड़े से झाड़ रहा है या सावधानी से एक एक करके उठा रहा है, साफ कर रहा है और वापस रख रहा है। क्या वो ये काम करते हुए शोर मचा रहा है? ये छोटी छोटी बातें उम्मीदवार के काम के प्रति सम्मान को दर्शाती हैं। यानी फाइलों को ऐसे साफ करना है जैसे वो कोई ऐतिहासिक धरोहर हो, न कि कबाड़।
इसमें तो कलाकारी है। और इसी से जुड़ा एक और निर्देश है, गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग कूड़ेदान में डालना। हाँ, और ये आज के समय में बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि उम्मीदवार सिर्फ आदेश का पालन नहीं कर रहा, बल्कि पर्यावरण और स्वच्छता के प्रति जागरूक भी है। ये एक जिम्मेदार नागरिक होने का भी संकेत है। परीक्षक ये भी नोट करेगा कि क्या काम खत्म होने के बाद झाड़ू, पोछा, डस्टर जैसी चीजें वापस अपनी सही जगह पर रखी गईं या वहीं छोड़ दी गईं। हर चीज एक पैटर्न बनाती है, या तो जिम्मेदारी का या फिर लापरवाही का। और यही जिम्मेदारी वाली बात फर्नीचर और उपकरणों के रखरखाव पर भी लागू होती होगी। जैसे कोर्ट रूम में कुर्सियों को एक सीधी लाइन में लगाना या मीटिंग के बाद पंखे लाइट बंद करना, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। ये बेसिक है, लेकिन ये बताती हैं कि उम्मीदवार की नज़र अपने काम से आगे भी जाती है या नहीं। क्या वो संस्था के संसाधनों को अपना समझकर उनकी परवाह करता है? गाइड में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी है। अगर कोई कुर्सी, मेज या पंखा टूटा हुआ या खराब दिखे तो उसकी तुरंत रिपोर्ट करना। चुपचाप देखकर निकल जाना ये दिखाता है कि व्यक्ति को कोई परवाह नहीं है, जबकि रिपोर्ट करना उसकी जिम्मेदारी और ईमानदारी का सबूत है। अब आते हैं सबसे संवेदनशील काम पर, फाइल हैंडलिंग। आपने पहले भी इसका जिक्र किया है, हाईकोर्ट में तो फाइलों की गोपनीयता ही सब कुछ है। बिल्कुल, यहाँ अनुशासन अपने चरम पर परखा जाता है। गाइड में साफ लिखा है, फाइलों को छूने से पहले हाथ साफ हो। किसी भी फाइल को कभी भी खोलकर पढ़ने की कोशिश ना की जाए, ये एक अक्षम्य अपराध माना जाएगा। परीक्षक शायद उम्मीदवार को फाइल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को कहेगा और पूरे रास्ते उस पर नजर रखेगा। क्या उम्मीदवार फाइल को सीने से लगाकर सम्मान से ले जा रहा है या लापरवाही से हाथ में झुलाते हुए, ये सब देखा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि एक उम्मीदवार जो काम थोड़ा धीरे करता है लेकिन बहुत सलीके और सम्मान से करता है, उसके पास होने की संभावना ज्यादा है, बजाय उसके जो बहुत तेजी से काम निपटाता है लेकिन चीजें बिखेर देता है। आपने बिल्कुल सही समझा। काम तो कोई भी कर लेगा, लेकिन क्या वो उसे सही तरीके, सही इरादे और सही अनुशासन के साथ कर सकता है? असली परीक्षा इसी बात की है। ठीक है, तो ये तो हुए वो काम जो शायद सभी से करवाए जाएंगे। लेकिन उस बारे में क्या जब कोई उम्मीदवार अपने आवेदन में किसी खास कौशल का दावा करता है, जैसे बागवानी, ड्राइविंग या कंप्यूटर का ज्ञान? मुझे लगता है वहां तो परीक्षा का स्तर और गहरा हो जाता होगा। निश्चित रूप से। अगर आपने किसी चीज में अपनी विशेषज्ञता का दावा किया है, तो परीक्षक ये मानकर चलता है कि आपको उसकी गहरी समझ होगी। बागवानी का उदाहरण लेते हैं। आपको सिर्फ एक पौधा लगाने के लिए नहीं कहा जाएगा। आपसे शायद वहां रखे 5-6 उपकरणों, खुरपी, फावड़ा, कुदाल, इनके नाम पूछे जाएंगे और ये भी पूछा जा सकता है कि किसका क्या काम है। अरे वाह, तो ये सिर्फ काम परवाना नहीं, ज्ञान परखना भी है। हाँ, लेकिन ये किताबी ज्ञान नहीं, व्यावहारिक ज्ञान है। आपसे जैविक और रासायनिक खाद में फर्क पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि गुलाब के पौधे में ज्यादा पानी डालना चाहिए या कम। ये सवाल ये जांचते हैं कि उम्मीदवार ने ये कौशल सिर्फ कहीं से सुनकर लिख दिया है या उसे सच में इसमें रुचि और अनुभव है। ये विस्तार पर ध्यान देने, मतलब अटेंशन टू डिटेल की क्षमता को परखता है। और ड्राइविंग के मामले में तो ये और भी गंभीर हो जाता होगा। वहां तो सुरक्षा और नियम कानून सीधे तौर पर जुड़े हैं। ड्राइविंग का टेस्ट तो शायद सबसे कड़ा होगा। एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना तो बस पहली सीढ़ी है। परीक्षक उम्मीदवार के साथ गाड़ी में बैठेगा और सिर्फ ये नहीं देखेगा कि वो गाड़ी चला पा रहा है या नहीं। वो देखेगा कि क्या उम्मीदवार ने गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहले सीट बेल्ट लगाई, क्या उसने शीशों को अपने हिसाब से एडजस्ट किया। मतलब गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ही टेस्ट शुरू हो जाता है? बिल्कुल। और गाड़ी चलाते समय क्या वो बार बार क्लच पर पैर रख रहा है, क्या वो अचानक ब्रेक लगाता है या आराम से। और सबसे जरूरी, कोर्ट परिसर के अंदर का प्रोटोकॉल, क्या वो वीआईपी और जजों की गाड़ियों को देखकर रुकता है और उन्हें रास्ता देता है, क्या वो परिसर में बेवजह हॉर्न बजा रहा है। ये सब कोर्ट की गरिमा और शांति से जुड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बहुत अच्छा ड्राइवर है, रेसिंग ट्रैक का चैंपियन भी क्यों ना हो, लेकिन कोर्ट के गेट पर गार्ड से ठीक से बात नहीं करता या पार्किंग में किसी को बेवजह हॉर्न मारता है, तो उसके फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ मुद्दा आपकी ड्राइविंग स्किल से ज्यादा आपका कोर्ट के माहौल के प्रति सम्मान और आपका धैर्य है। परीक्षक एक ड्राइवर नहीं, एक जिम्मेदार और शिष्ट चौफर की मानसिकता वाले व्यक्ति को ढूंढ रहा है। ये बहुत बड़ा अंतर है, और यही बात कंप्यूटर कौशल पर भी लागू होती होगी, खासकर आज के पेपरलेस कोर्ट के जमाने में। हाँ, अगर किसी ने कंप्यूटर का जिक्र किया है तो उसे दूसरों पर बढ़त मिल सकती है,
अगर वो बेसिक चीजें जानता हो, जैसे सीपीयू, मॉनिटर और यूपीएस में फर्क बता पाना, एक नया फोल्डर बनाना, किसी फाइल का नाम बदलना मतलब रीनेम करना, या Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S, Ctrl+P जैसे बेसिक कीबोर्ड शॉर्टकट का पता होना। ये दिखाता है कि उम्मीदवार सीखने को तैयार है और आधुनिक व्यवस्था का हिस्सा बन सकता है। और रसोई के काम में वहां तो स्वाद ही सब कुछ होता होगा। नहीं, स्वाद सबसे आखिरी चीज है। यहाँ भी प्राथमिकता है सफाई, सुरक्षा और निर्देशों का पालन। परीक्षक शायद आपको कुछ मसालों के डिब्बे दिखाकर उनके नाम पूछेगा, या फिर नरम और सख्त आटा गूंथने में क्या फर्क है ये पूछेगा। और सबसे जरूरी, सुरक्षा से जुड़े सवाल, जैसे अगर रसोई में गैस की गंध आए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। जाहिर है लाइट का स्विच ऑन नहीं करना चाहिए। सही। और खिड़कियां खोल देनी चाहिए। ये उम्मीदवार की सूझबूझ और आपातकालीन स्थिति में उसकी प्रतिक्रिया को जांचता है। खाना कितना स्वादिष्ट बना ये शायद ही कोई परखेगा, लेकिन सब्जी काटने के बाद प्लेटफॉर्म साफ हुआ या नहीं ये जरूर देखा जाएगा। कमाल है। मतलब हर काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे उम्मीदवार के चरित्र को मापने का एक पैमाना बना दिया गया है। और अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे इस गाइड बुक का सार लगता है। शिष्टाचार, मतलब एटिकेट और निर्देश पालन। ऐसा लगता है कि सारे प्रैक्टिकल काम सिर्फ इसी एक चीज को परखने के लिए बनाए गए हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये इस परीक्षा का दिल है। गाइड में स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी भी जज को ऑनरेबल जज या योर ऑनर कहकर संबोधित करना है, किसी भी अधिकारी से बात करते समय विनम्र रहना है, और सबसे महत्वपूर्ण है निर्देशों को सुनना। और सुनने को लेकर गाइड में एक बहुत ही चालाकी भरी तकनीक का जिक्र है। परीक्षक उम्मीदवार को जानबूझकर एक साथ 2-3 निर्देश दे सकता है। हाँ, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक टेस्ट है। जैसे परीक्षक कह सकता है, उस कमरे से नीली वाली फाइल लेकर आओ, फिर बाहर लॉन में उन 5 कुर्सियों को सीधा कर दो, और उसके बाद वापस आकर मुझे रिपोर्ट करो। अब यहाँ 3 काम है, एक क्रम में। अरे वाह! तो ये सिर्फ याददाश्त का टेस्ट नहीं बल्कि प्रेशर हैंडलिंग का टेस्ट है। ये तो बहुत ही चालाकी से डिजाइन किया गया है। तो इसमें एक उम्मीदवार की सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? सबसे पहली और सही प्रतिक्रिया है शांत रहना, घबराना नहीं, निर्देशों को ध्यान से सुनना। अगर कोई भी निर्देश समझने में जरा भी शंका हो तो विनम्रता से दोबारा पूछ लेना, माफ कीजिएगा सर, क्या मैं सही समझा हूँ? पहले फाइल लानी है, फिर कुर्सियाँ ठीक करनी है। दोबारा पूछना कोई नकारात्मक बात नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि उम्मीदवार काम को सही ढंग से करने के लिए प्रतिबद्ध है, न कि सिर्फ जल्दबाजी में खत्म करने के लिए। और गलत प्रतिक्रिया क्या होगी? घबरा जाना, निर्देशों का क्रम भूल जाना, एक काम करके वापस आ जाना और पूछना सर अब क्या करना था, या फिर बिना रिपोर्ट किए अपने अगले काम पर चले जाना। ये सब दिखाता है कि उम्मीदवार दबाव में बिखर सकता है और उसे स्पष्ट निर्देशों की जरूरत पड़ती है, जो एक व्यस्त माहौल में हमेशा संभव नहीं होता। और काम पूरा होने पर वापस आके रिपोर्ट करना कि सर कार्य पूरा हो गया है, ये भी बहुत जरूरी है। ये पूरे साइकिल को पूरा करता है। बिल्कुल, ये अनुशासन का प्रतीक है। ये बताता है कि आपने जो काम शुरू किया था उसे जिम्मेदारी से खत्म किया, और जिसकी जिम्मेदारी थी उसे सूचित भी कर दिया। इसके अलावा व्यक्तिगत अनुशासन, जैसे साफ सुथरी और इस्त्री की हुई यूनिफॉर्म, कटे हुए नाखून, साफ जूते और समय पर पहुंचना, ये सब बिना बोले ही आपके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। तो कुल मिलाकर ये टेस्ट किसी के कौशल से ज्यादा उसके चरित्र, उसके व्यवहार और उसकी मानसिकता का आकलन है। ये सिर्फ एक मजदूर की भर्ती नहीं है, बल्कि एक न्यायिक संस्था के लिए एक सहायक कर्मचारी की भर्ती है। और दोनों शब्दों में जमीन आसमान का फर्क है। आपने पूरी चर्चा का सार निकाल दिया। ये पूरा ढांचा ही एक ऐसे व्यक्ति को फिल्टर करने के लिए बनाया गया है जो भरोसेमंद हो, अनुशासित हो और उस संस्था के प्रति गहरा सम्मान का भाव रखता हो जिसका वो हिस्सा बनने जा रहा है। तो इस गाइड बुक के कोड को क्रैक करने के बाद हम कह सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट का ये स्किल टेस्ट सिर्फ एक प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं है। ये व्यवहार, अनुशासन और जिम्मेदारी का एक बहुत ही सूक्ष्म मूल्यांकन है। हर काम, चाहे वो झाड़ू लगाना हो या फाइल उठाना, उम्मीदवार के व्यक्तित्व, उसकी गंभीरता और उसके काम करने के तरीके को परखने का एक शक्तिशाली औजार है। बिल्कुल, यहाँ सफलता का मंत्र किसी कौशल के शानदार प्रदर्शन में नहीं,
बल्कि दिए गए निर्देशों का शब्दशः पालन करने, हर परिस्थिति में शांत और अनुशासित रहने और संस्था की गरिमा का दिल से सम्मान करने में छिपा है। परीक्षक एक कुशल कारीगर नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी की तलाश में है जो उस माहौल की पवित्रता को बनाए रख सके। और यहाँ पर एक बात सोचने वाली है जो इस पूरी प्रक्रिया से निकल कर आती है। ये पूरी प्रक्रिया आज्ञाकारिता और निर्देशों के सटीक पालन पर बहुत गहरा जोर देती है। तो सोचने का सवाल यह है कि किसी न्यायिक संस्था के सहायक कर्मचारियों में इस गुण को सबसे ऊपर रखने का उस संस्था के पूरे कामकाज और उसके माहौल पर लंबे समय में क्या असर हो सकता है। सीधी सी बात है, जैसा कि गाइड बुक में कहा गया है, अगर परीक्षक को लगता है कि ये व्यक्ति न्यायालय में काम कर सकता है तो सिलेक्शन की संभावना काफी बढ़ जाती है। मतलब ये इससे ज्यादा मैटर करता है कि आप हैं कौन, न कि ये कि आप करते क्या हैं। और ये बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि किसी भी नौकरी के लिए वो कौन से अदृश्य यानी कि इनविजिबल स्किल्स हैं जो टेक्निकल स्किल्स जितने ही या शायद उनसे भी ज्यादा जरूरी होते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।